Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं वो बजट ही देख रहा था आज। बजट देख रहा था, समीक्षा मैं भी कर रहा था अपने स्तर पे, और लग रहा है कि भाई नया मुख्यमंत्री जब बना है तो कुछ तो बदलाव आएंगे आएंगे। कुछ चीज़ें हम जो है वो प्रॉपरली देखेंगे, क्योंकि जब नया मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी चीज़ हो, जब कोई नया पदाधिकारी आता है, तो जब नया पदाधिकारी होता है तो वो उसमें बदलाव की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहता है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है। शुरुआत में वो करता है, धीरे धीरे तो राजनीति अपने आप ही सबको लपेटे में ले लेती है, लेकिन शुरुआत में वो इस बात को अपने आप को साबित करना चाहता है कि भाई मैं एक बढ़िया प्रशासक हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा विकल्प हो सकता हूँ, और जिसको मुझे चुना गया है मैं अपने आप को सही साबित करूंगा। तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे ठीक लगी है, कुछ चीज़ें अभी देखा है, 40% वाला रूल चेंज किया है, वो ज़रूरी भी था। और पहले तो इससे अच्छा तो ये होता कि दोनों भर्तियों को एक भर्ती बना देते तो बहुत अच्छा लगता। 2 पेपर को 1 पेपर कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, बजाय 2 पेपर करवाने के। मैं तो उसका ही विरोधी हूँ कि 2 पेपर क्यों करवा रहे हो? 1 पेपर में ही दोनों क्यों नहीं करवा देते? बाकी सब भी तो करवाते हैं। बाकी सब लोग भी तो इतना सब कुछ करवाते हैं, तो आप भी ये करवा सकते हैं। क्यों राजस्थान जो है वो बाकी पूरे भारत से अलग क्यों चलता है? राजस्थान एकमात्र पूरे भारत से अलग क्यों चलता है? और भारत जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है उसको बाकी तैयारी में फायदा मिलना चाहिए ना, बाकी और जगह। अब वो इतना राजस्थान जीके पढ़ता है कि और कुछ पढ़ ही नहीं पाता। इतना वो राजस्थान जीके पढ़ता है कि और कुछ पढ़ने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता। तो एक हमारी भर्ती भी बाकी कॉमन भर्तियों की तरह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक बच्चा अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम भी हम लोग दे सकें, और एग्ज़ाम ही ना दे सके, उसकी तैयारी भी कर सके। अब उन लोगों का पेपर आता है एकदम तरीके का, हिंदी भी आती है, थोड़ी-सी इंग्लिश भी आती है, जीके भी आता है, जीएस भी आता है, मैथ्स भी आती है, सब कुछ एक मिक्स टाइप का एक बराबर प्रोपोर्शन में आता है। हमारे यहाँ कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है। हमारे यहाँ मैथ्स का बच्चा हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक का हो, उसको भर-भर के जीके पूछा जाता है। तो कहीं न कहीं इसको लेके थोड़ा-सा, हाँ, जीके को सीमित करना चाहिए। आप 20 क्वेश्चन की एक लिमिट कर दो कि 20 क्वेश्चन पूछेंगे, इतना कर दो, ताकि फिर बच्चा अपना सब्जेक्ट, और वैसे भी आप खुद जानते हैं अगर एक फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसका मैथ्स पढ़ाएगा ना वो क्लास के अंदर। क्लास के अंदर तो मैथ्स ही पढ़ाएगा। कितना जीके पढ़ा रहे हो? पढ़ाने दोगे क्या आप उसको जीके? क्या उम्मीद करते हैं कि टीचर से आप जो मैथ्स का, आज मैं हूँ, मैं अगर आपको जीके पढ़ाऊँ तो क्या आप सुनोगे? क्या आप सुनना चाहेंगे? जवाब है नहीं। तो इतना जीके भर-भर के देने का क्या मतलब है? है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद इस तरीके का बैलेंस पेपर जो है वो वापस आने शुरू हो जाएँगे, और ये फालतू के एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि बाहर स्टेट वालों को हम रोक रहे हैं। तो बाहर स्टेट वालों को आप रोक रहे हो तो आप अपने बच्चों को भी बाहर स्टेट के लिए रोक रहे हो। तो आपके बच्चे भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका बच्चा जीके में फँसा रहेगा, राजस्थान जीके रटता रहेगा, तो वो कभी भी दिल्ली या कहीं और की भर्ती के अंदर वो परेशान होगा। तो दिक्कत हमारे वालों को भी आनी है। अगर आप बॉर्डर क्लोज कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि उधर वाला इधर नहीं आ सकता, तो इधर वाला भी तो उधर नहीं जा रहा ना। फिर तो इधर वाले भी तो रुक गए। उधर वाले तो इधर नहीं आएँगे, चलो मान लेते हैं। तो इधर वाले भी उधर नहीं जाएँगे। दिक्कत तो वही है, दोनों साइड से प्रॉब्लम आनी है। तो चलो, आज तो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। फंक्शन के, वैसे फंक्शन बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, उनके बारे में बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड है, जो पॉपुलर फंक्शन है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉल इंटीजर फंक्शन, नियर बाय फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन, और बहुत सारे, कई और भी ढेर सारे फंक्शन है। इन सारे फंक्शन के बारे में थोड़ी सी इनकी शक्ल देखेंगे, और देखेंगे इनके ग्राफ कैसे होते हैं। इनके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने हमें ग्राफ देखने हैं इनके कि ग्राफ कैसे होते हैं। और इनका प्रांत, अगर हमें रियल नंबर में से इनका प्रांत तय करना हो तो इनका प्रांत क्या होगा। रियल नंबर में अगर इनका प्रांत तय करना हो
तो इनका प्रांत क्या क्या होगा, वो सब कुछ आज पढ़ने वाले। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एक फलन के ऊपर बात करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे फलन जो है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है अचर फलन। सबसे पहले आता है अचर फलन, जिसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन कौन से फलन होते हैं, नाम से ही दिखा रहा है अचर फलन। अचर फलन वो होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स का मान क्या है। आप एक्स का मान कुछ भी रखिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फलनों को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, अचर फलन कहते हैं, जिन पर एक्स का कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर सी, या 5 या 15 या 11 या 13 या 5/2 या 3/11। आप देख सकते हो कि एक्स का मान चाहे इसमें कुछ भी लो, एक्स का मान आप चाहे जो लो, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके प्रांत की बात करें तो इसके प्रांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स का मान चाहे कुछ भी रखो, इसका प्रांत पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। इसका प्रांत अगर हमें तय करने के लिए दिया जाए कि प्रांत तय करो, तो इसका प्रांत पूरा रियल नंबर तय किया जा सकता है। और इसका जो परिसर है उसमें सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि परिसर में 5 के अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसमें चाहे कुछ भी रखो, आना तो हर बार 5 ही है, आना तो हर बार 5 ही है, तो परिसर 5 ही आएगा। समझ रहे, आप चाहे कुछ भी रखें आपके प्रांत में से, ये आपका प्रांत आर, ये आपका परिसर। आप x का मान 1 रखोगे तब भी 5 आएगा, x का मान 2 रखोगे तब भी 5, 3 रखोगे तब भी 5, 8 रखोगे तब भी 5, 15 रखोगे तब भी 5, और 1/2 रखोगे तब भी 5, 5/7 रखोगे तब भी, 11/3 रखोगे तब भी 5। तो परिसर क्या हुआ, सिर्फ 5। ऐसे फलनों को अचर फलन कहते हैं, जिसमें आप चाहे x का मान कुछ भी रखें, आंसर हमेशा एक ही आता है, एक फिक्स आता है। यानी अचर हो गया ना, कभी नहीं बदला, कभी भी नहीं बदला, किसी भी बिंदु पे ये नहीं बदला। तो ये बहुत सारों पर एक मान दे रहा है, तो बहुएकेकी तो हो ही गया, है ना, बहुएकेकी हो गया ये। अच्छा, ये जो फलन होता है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए y बराबर 5 का, तो ये इसका ग्राफ होगा। देखो ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ इसका क्यों है, क्योंकि x का मान चाहे आप कुछ भी रखिए, x का मान चाहे आप कुछ भी रखिए, आंसर हर बार 5 ही आएगा। फलन का मान हमेशा 5 ही आता रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप x का मान क्या रख रहे हैं। आप x का मान इसमें चाहे कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी x का मान रखेंगे, मान लो आपने x का मान 1 रखा तब भी 5, 2 रखा तब भी 5, 3 रखा तब भी 5, 4 रखा तब भी 5, यानी हर x के मान के लिए 5 ही आता रहेगा, है ना। इस तरफ तो हम x के मान ले रहे हैं, इधर x के मान आएंगे, और इधर हमारे फलन के मान आएंगे, f(x) के मान। ठीक है, इधर हमारा f(x) आएगा। तो आपने x का मान 1 रखा तब भी 5, 2 रखा तब भी 5, 3 रखा तब भी 5, 4 रखा तब भी 5, 5 भी रखा तब भी 5,
5 के बाद भी कुछ भी रखा तब भी 5, यानी आपका फलन का ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इस बात को समझा रहा है कि फलन का मान कभी बदल ही नहीं रहा, फलन का मान कभी नहीं बदल रहा। आप एक्स चाहे कुछ भी रखो, फलन फिक्स है और वही चले जा रहा है, उसी में ही चले जा रहे हैं, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कम ज्यादा होता तो फलन का ग्राफ ऊपर या नीचे यूं यूं जाता। इसका मतलब है कि एक्स के मान के साथ फलन का मान कम ज्यादा हो रहा है। एक्स के मान के साथ फलन का मान कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना। और ये है अचर फलन। अचर फलन देखो, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, हमेशा फिक्स है, इसीलिए अचर कहा गया। अचर फलन जो अचर है, जो चर नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, और यह है चर जो बदलता है। अचर का उल्टा होता है चर, जो बदलता रहता है एक्स के मान के साथ, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी फिर ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इसको चर फलन कहते हैं। तो अचर फलन कौन सा हुआ? बाय डेफिनेशन ऐसा फलन जिसके बराबर में कांस्टेंट हो, ऐसे फलन को अचर फलन कहते हैं। इसका प्रांत आर होता है, एक्स के मान चाहे कुछ भी रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रांत पूरा आर होता है, ठीक है। और परिसर में केवल वो एक ही आंसर आता रहता है, उसके अलावा कुछ और होता नहीं है। परिसर में वही आता रहता है, जैसे इसमें 5 आ रहा है तो 5 आता रहेगा, या सी है तो जो भी बराबर में है बस वही आता रहेगा, तो ये इसका परिसर होगा। तो ये हमारा कहलाता है पहला फलन। अब चलते हैं दूसरे फलन की तरफ। फलन नंबर 2, सेकंड फलन, जिसका नाम है तत्समक फलन। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आपका तब होता है जब एफ एक्स बराबर एक्स हो, एफ एक्स बराबर एक्स हो। इस फलन को तत्समक फलन कहते हैं। जो रखोगे वही मिल जाएगा, जो रखोगे वही मिल जाएगा, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही देगा, जो आप इसमें रखोगे वही आपको ये लौटा देगा। इस फलन को तत्समक फलन कहते हैं, कुछ भी बदल के नहीं देता, जो आप इसे देते हो यही आपको वापस पकड़ा देता है। आपने एक दिया, ये एक दे देगा, आप दो दोगे, ये दो दे देगा, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। तो देख सकते हो इसके अंदर, आपने एक दिया, इसने भी आपको एक लौटा दिया, आपने दो दिया, इसने दो लौटा दिया, आपने तीन दिया, इसने तीन लौटा दिया, आपने चार दिया, इसने चार लौटा दिया, आपने पांच दिया, इसने पांच लौटा दिया। आप जो दे रहे हो एग्जैक्टली वही ये आपको लौटा रहा है, जो आप दे रहे हो वही लौटा रहा है। इसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। तत्समक, तत्समक का मतलब है जैसे को जैसा, संस्कृत का शब्द है तत्समक, जैसे को जैसा। ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एक जैसा, आइडेंटिटी वर्ड का यूज होता है एक जैसा, एक जैसा। तो जैसा था वैसा मिल रहा है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बदल रहा। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रांत होगा, जो प्रांत होगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स का मान चाहे कुछ भी रखो, इसमें ना तो कोई बट्टा है, ना कोई लोग है, ना कोई अंडर रूट है, और ना कोई और कोई ऐसी परेशानी है, दिक्कत है जिससे एक्स का मान रखने पर ये एक्स का मान नहीं लेगा या वो नहीं लेगा। ये बंदा सहर्ष सारे एक्स के मान लेगा, क्योंकि किसी भी एक्स के मान पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका प्रांत जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, इसका प्रांत पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। और परिसर, जो प्रांत रखोगे वही सब कुछ मिलने वाला है, तो परिसर भी क्या हो गया, पूरा का पूरा आर हो गया। और वो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, वो एकदम साफ दिख रहा है, वो आपको साफ दिख रहा है कि जो आप रख रहे हो वही आपको मिल रहा है ना। तो जो आप रख रहे हो वही सब कुछ मिल रहा है, तो अगर आर रख रहे हो तो आर ही मिल रहा है, तो प्रांत भी आर हो गया और परिसर भी आर हो गया, ठीक है। और एक चीज है कि एक एक ही है, हर बार आपको अलग अलग मिलेगा, ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं। आच्छादक है, बिल्कुल आच्छादक है, बिल्कुल आच्छादक है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फलन कहलाता है तत्समक फलन। तीसरा फलन पे चलते हैं। मॉडुलस फंक्शन।
मोड फंक्शन y बराबर मोड x, ये मॉडुलस फंक्शन कहलाते हैं, इन्हें मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन, कल ही देखा था इनको अपन ने। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। वो तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जब तक प्रांत और परिसर ना देना तो आप एक एक के आच्छादक चेक कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसके पीछे जाओ ही मत एक एक के आच्छादक पे, क्योंकि हमें पता है कि एक ही फलन जो है ना, हमें एक बात तो पता चल गई है, एक बात तो हम समझ गए हैं कि जब तक प्रांत परिसर, क्योंकि एक ही फलन कल हमने पढ़ा है, इसलिए प्रांत परिसर, वो प्रांत परिसर तो निकाल लो, लेकिन एक एक आच्छादक मत चेक करो, क्योंकि एक एक आच्छादक चेक करने का कोई फायदा है नहीं। वो थोड़ा सा प्रांत को बदल देगा, इतने में एक एक की आच्छादक सब बदल जाते हैं। तो बिना मतलब में एक एक आच्छादक की रामायण करो ही मत, क्योंकि एक फलन एक एक आच्छादक हो भी सकता है, थोड़ा सा बदल दो तो नहीं हो जाएगा। ये कल हमने पढ़ा है, कल सारी चीजें देखी थी हमने कि एक एक के आच्छादक प्रांत सह प्रांत पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने थोड़ा सा प्रांत को बदल दिया या थोड़ा सा सह प्रांत को बदल दिया तो एक एकी से बहु एक एकी और बहु एक एकी से एक एकी हो जाता है। तो इसलिए ये पढ़ना बेकार है कि फलन एक एकी है। आज आप इसको रट्टा मार लो कि ये एक एकी है, आज आप इसको रट्टा मार लो कि ये एक एकी है, कल इसके प्रांत और सह प्रांत चेंज कर दे तो ये बहु एक एकी बन जाएगा, है ना। इन पे विश्वास मत करो, ये अस्थायी है, ये बंदे अस्थायी है, ज्यादा दिन विश्वास मत करिएगा इस पे। जैसे अभी जैसे मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं भाई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। आ जाओ, कहीं आप लोग रट्टा मार लो मरवा दोगे फिर। देखो, इन पे विश्वास मत करना, ये आज आप इसको एक एक ही बोल रहे हो, ये इतने में बदल जाएगा। जैसे ये रहा, आप कह रहे हो कि सर ये एक एक ही है ना, क्योंकि इनके प्रांत परिसर जो है, प्रांत सह प्रांत है, उनको चेंज करते ही ये बाहर चले जाएंगे। आपने कह दिया ये आच्छादक है, आपने कह दिया ये आच्छादक है, और कोई भी ऐसा फलन बना दिया, कोई भी इसका प्रांत बना दिया, मान लो ए ये बना दिया, तो 1 2 3 से लेकर 1 2 3 और 4, अब ये लो, अब ये आच्छादक नहीं है। अभी हम इसको आच्छादक पकड़ के बैठे थे, अभी आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक होने के लिए पहले आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेगी, सवाल का प्रांत और सह प्रांत ये बदल देगा तो अच्छा खासा फलन आच्छादक से कहीं और चला जाएगा। इसलिए रट के मत बैठ जाना कि ये फलन तो हमेशा आच्छादक होता है ना, हमेशा आच्छादक होता है, वो मत कर देना। अब ये देखो ये आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। एक पे एक आ गया, 2 पे 2 आ गया, 3 पे 3 आ गया, 4 छूट गया, आच्छादक नहीं है। और अभी हम कह रहे थे आच्छादक है, तो इसलिए आच्छादक चेक ही ना करो, ऑन टाइम पर ही चेक करना। दिए गए प्रांत और दिए गए सह प्रांत जब वो दे फिक्स कर ले तब चेक करना, पहले चेक मत करो। पहले किसी भी फलन को ये मत बोलो कि ये एक एक होता है, ये आच्छादक होता है, क्योंकि वो एक एक आच्छादक कोई नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा एक एक आच्छादक रह जाएगा। वो प्रांत और परिसर चेंज हो जाएंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा, प्रांत और सह प्रांत के बदलते ही वो चेंज हो जाता है। तो बिना मतलब में उसको आप ढोल पीटना बेवकूफ़ी है कि भाई वो एक एक ही है, कोई भी एक एक, ये नियम है, इस नियम के बस में क्या है बेचारे के, ये तो सिर्फ नियम है, ये फलन नहीं है, ये फलन का नियम है। और नियम के साथ प्रांत और सह प्रांत, ये तीनों डिटेल जब तक आपको नहीं मिल जाती, इन तीनों से आपको फैसला करना होता है, इन तीनों को लेकर फैसला करना होगा कि एक एक आच्छादक है या नहीं है। सिर्फ नियम देख के मत कहना,
कभी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो सोनोग्राफी करवाने या एमआरआई करवाने के लिए, अगर आपने करवाई हो कभी भी, या अपने परिवार में किसी व्यक्ति की सोनोग्राफी करवाई हो जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अगर आप लोगों ने करवाई हो तो नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, एक छोटी सी लाइन लिखता है। वो क्या लिखता है? वो कहता है उसको जो भी रिजल्ट जो मैंने ऊपर दिए हैं, जो ऑब्जर्वेशन मैंने किए हैं, उसको आप बाद में क्लिनिकली कोरिलेट करें। क्लिनिकली कोरिलेट का मतलब है फिर उसके बाकी टेस्ट जो क्लिनिकली, जो ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट है या और कोई जो टेस्ट होने वो टेस्ट करो और दोनों को मिला के रिजल्ट बनाओ। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे साइड का एक ऑब्जर्वेशन है। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। इस ऑब्जर्वेशन को अपने पास में रखो, जैसे नियम है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में है ना लिखा हुआ रहता है, चलो पढ़ो उसको। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई मैंने देख लिया और मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिले हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है इसके लिए आपको एक बार और करना होगा। आप इसे क्लिनिकली, मतलब और जो इसके साथ के जुड़े हुए टेस्ट होते हैं, ब्लड है, यूरिन है या और टेस्ट है, वो करवाइए और फिर दोनों की रिपोर्ट को एक साथ मिला के नतीजे पे पहुंचिएगा, तो आप सही नतीजा निकाल पाएंगे। वैसे ही ये बात है, नियम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों मिलाकर ही तय होगा कि एक की आच्छादक है या नहीं। ठीक है ना, तीनों मिला के तय करिएगा, वरना ये अर्ध सत्य है। अब कई लोग होते हैं सोनोग्राफी देखते हैं और सोनोग्राफी देखते कहते ये देखो सोनोग्राफी में आ गया, सोनोग्राफी में आ गया। सोनोग्राफी में कभी कुछ नहीं आता, सोनोग्राफी में कभी कुछ नहीं आता, वो सिर्फ उसका एक ऑब्जर्वेशन आता है। जब आप सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पढ़ लो कहीं से भी, XYZ जहां भी आपने सोनोग्राफी कराई हो किसी की, पढ़ लेना, साफ नीचे ये बात लिखी होती है कि कोरिलेट करना पड़ेगा। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, इसको पुख्ता करने के लिए आपको और टेस्ट करवाने होंगे और क्लिनिकली टेस्ट करवाने होंगे ताकि दोनों को मिला के पता किया जा सके, है ना। और हम कहते हैं डॉक्टर ने बता दिया कि ये बीमारी है, कैसे बता दिया? वो तो कह रहा है कि और टेस्ट कराओ, वो कह रहा है मेरा ऑब्जर्वेशन, मुझे लग रहा है कि एक एक की है, मुझे लग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि है, वो कह रहा है मुझे लग रहा है, प्लीज आप एक बार प्रांत और सह प्रांत और देख लीजिए कि जो मुझे लग रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसे कहना चाहता है बेचारा, है ना। डॉक्टर जो आपसे कहना चाहता है वो ऐसे कि मुझे लग रहा है, अब आप और टेस्ट करवा लीजिए ताकि पुख्ता हो जाए। तो ये हमारा मोड फंक्शन है। अब मोड फंक्शन ऐसे ऐसे कैसे आ गया? ये जो मोड फंक्शन है ये ऐसे ऐसे क्यों आ गया? ऐसे ऐसे इसलिए आ गया ये, क्योंकि मोड में क्या होता है कि जब आप माइनस का डालते हैं, जब आप इसमें माइनस का डालते हैं तो ये उसे प्लस कर देता है। जैसे आपने इसमें माइनस का 2 डाला, आपने इसमें माइनस का 2 दिया, ये रखा। जैसे ही माइनस का 2 रखा, माइनस के 2 पे ये क्या कर देगा? प्लस का 2, तो इसने +2 कर दिया। आपने इसको माइनस का 1 दिया, इसने -1 को +1 बना दिया। आपने इसको माइनस का 3 दिया, इसने आपको +3 दे दिया। अब प्लस के 1 पे भी क्या देगा? प्लस के 1 पे भी 1 ही देगा, प्लस के 2 पे भी 2 देगा, प्लस के 3 पे भी 3 देगा, प्लस के 4 पे भी 4 देगा। तो देखो आप कि +1 पे भी इसने 1 दिया था और -1 पे भी 1 दिया था, तो इसलिए इसका शेप क्या हो गया? वी शेप हो गया। इसका जो शेप है ऐसे, है ना। एक बात आप समझ रहे हैं, एक गौर कर रहे हैं कि बहुत कुछ है जो सीखने के लिए बाकी होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने के लिए बाकी होता है। आप इतनी चीजें सीख जाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम आप अपनी खुद की रिपोर्ट्स या अपने परिवार की जो रिपोर्ट है उनको समझ पाएंगे कि भाई वो क्या कहना चाहती है। वरना एक अनपढ़ आदमी को ये समझ में ही नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें लेके वो घूमता रहता है, उसको ये समझ में नहीं, वो बता क्या रही है, बोल क्या रही है, उसका क्या मतलब होगा। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि बीमारी है तो उसका क्या अर्थ है, उसको समझ ही नहीं पाता कि वो बताना क्या चाहता है। बस वो जाते हैं और फिर डॉक्टर भी क्या करता है, डॉक्टर को भी पता होता है कि किसी को समझ में ही नहीं आने वाला, वो जाता है पर्ची पे लिखता है, पकड़ा देता है कि जाओ ये दवाइयाँ ले लेना, ये दवाइयाँ क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो फॉरेन कंट्री में डॉक्टर पहले जो दवाइयाँ आपको देता है उस पर डिस्कस करता है। अगर आप किसी भी डेवलप्ड नेशन में जाएंगे तो वहां बहुत सख्त गाइडलाइन होती है डॉक्टर्स के लिए कि जो भी आप अपने मरीज को जो दवाइयां दे रहे हैं, आपको उस दवाइयों के साइड इफेक्ट सब कुछ और उसका मैकेनिज्म आपको अपने पेशेंट को समझाना होगा। आपको अपने पेशेंट को ये समझाना होगा कि आप जो दवाई दे रहे हैं उसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है, कैसे वो उससे बच सकता है,
उसे क्या करना होगा, दवाइयों को कम समय लेने से क्या होगा, ज्यादा समय लेने से क्या होगा। तो एक मरीज को वहां पे 15 से 20 मिनट देने होते हैं ताकि वो उसे पूरा समझा सके। पहले वो बीमारी को समझता है। अच्छा, दूसरा, कोई भी डॉक्टर बिना डायग्नोज किए दवाई नहीं लिख सकता वहां पे। वहां पे अगर चाहे कोई आदमी मर जाए चाहे, लेकिन पहले उसका डायग्नोसिस होगा, पहले उसकी जांच होगी, टेस्ट होंगे, और टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उन टेस्ट के आधार पे दवाई लिखेगा। और दवाई लिखने के बाद डॉक्टर अपने मरीज को समझाएगा कि ये दवाइयां लेने से उसके शरीर पे क्या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और उसको इस प्रतिकूल प्रभाव से कैसे कैसे बचना है, वो सब कुछ उसे डिटेल में बताना होता है। ये गाइडलाइन अगर फॉलो ना करे तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसीलिए डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा केस होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी डॉक्टर बच नहीं सकता। इवन डॉक्टर को हर मरीज का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि भाई ये मरीज था, इसीलिए वहां फीस ज्यादा है, कोई दो नहीं, फीस ज्यादा है। फीस वहां पे बहुत ज्यादा होती है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं है कि यूं ही चले गए, आपको 2 या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब डॉक्टर की मजबूरी होती है कि वो मरीज को पूरा समझाए कि भाई उसकी क्या बीमारी है और हम क्या ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करने वाले हैं। या कितना खतरनाक है, इतना सब कुछ होता है, इतना सख्त गाइडलाइन है। और हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं है। एंटीबायोटिक है, ऐसे देते हैं जैसे च्युइंगम देते हैं, ये 2 खा लेना, ये 4 खा लेना। एफ एक्स बराबर मोड एक्स, तो इसमें आपका ग्राफ यूं चलेगा, कभी नेगेटिव वाला जो होगा, इसीलिए क्या हुआ, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, एक्चुअली आप इधर जा रहे हो, आप भी तो मान को कम करते जा रहे हो, तो उसके साथ साथ ये भी नीचे की तरफ आए जा रहे हैं, और ये चला गया, 0 पे आके टिका और फिर ऊपर चला गया। तो हमेशा जो मोड वाला ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। अब देख सकते हो कि एक्स के किसी भी मान को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो प्रांत है वो पूरा पूरा आर है, प्रांत पूरा पूरा आर है। और जो मोड है, जो मोड है, अब मोड का भी माइनस, तो यहां देख पा रहे हो कि जो आंसर आ रहे हैं वो सब प्लस प्लस के ही आ रहे हैं, 0 आ रहा है या प्लस के आ रहे हैं, यानी ग्राफ ऊपर ऊपर ही है, केवल ग्राफ ऊपर की तरफ ही बन रहा है। मतलब एफ एक्स का मान या तो 0 आएगा या 0 से ऊपर आएगा। इसका मतलब जो परिसर हुआ वो आपका हुआ आर प्लस और 0, आर प्लस और 0, ये आपका परिसर हुआ इसका, ये प्रांत और ये परिसर, 0 भी शामिल है, 0 भी शामिल है। तो ये आपका मोड वाला होता है, वी शेप होता है। हाँ, वी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये 0 पे आके वी शेप हुआ है, ये 0 पे आके वी शेप हुआ है, क्योंकि 0 से पहले सब नेगेटिव थे, इससे आगे में पॉजिटिव थे, ये 0 पे वी शेप हुआ। अगर मोड का ग्राफ, अगर इसे थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर मैं एफ एक्स बराबर ले लूं, एक्स माइनस 1 ले ले, अगर मोड x माइनस 1 ले ले, तो ये ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन इस बार ये 0 पे टच नहीं करेगा, इस बार ये 1 पे टच करेगा। देखो ऐसे आएगा 1 पे, और 1 पे आके उठेगा। ये है आपका ये है मोड x का ग्राफ, ये है मोड x माइनस 1 का ग्राफ, और मोड x माइनस 2 का ग्राफ अगर आप बनाएं, x माइनस 2 का, तो वो 2 पे जाके मुड़ेगा, ये 2 तक आएगा, जैसे प्रकाश की किरण, ये 2 पे, और फिर 3 वाला 3 पे आएगा, ये 3। आपने गौर किया, प्रकाश भी तो ऐसे ही आता है, प्रकाश भी तो ऐसे आता है है ना, प्रकाश भी तो ऐसे ही आता है। अगर प्रकाश किसी सतह पे टकराता है तो ऐसे ही आता है। तो यानी आप, ये जो फलन है, ये प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शा सकता है। यह फलन प्रकाश की किरणों के जो पथ है उस पथ को दर्शा सकता है। प्रकाश की कोई भी एक किरण, प्रकाश की कोई भी एक किरण अगर धरातल पे किसी बिंदु ए पर टच करती है या टकराती है, तो इसका मतलब है उस किरण का पथ मोड x माइनस ए होगा।
सही है गलत है? अगर कोई प्रकाश की किरण धरातल पे किसी बिंदु ए पर टकराती है तो उसका पथ होगा मोड x माइनस ए। आई और उड़ गई, है ना? ये रिफ्लेक्शन हो गया, प्रकाश की किसी किरण का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले फलन की तरफ। अगला फलन हमारा होता है तीन खास फलन, तीन कमाल के फलन। सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन जिसे आप सेलिंग फंक्शन कहते हैं, y बराबर सेलिंग फंक्शन। सेल फंक्शन, ये फंक्शन देखो, इसे आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये देखो, ये सीढ़ियों वाला फलन है, सीढ़ियों वाला। ये सीढ़ियों वाला फलन है, इसे सेलिंग फंक्शन कहते हैं। सेलिंग फंक्शन या फिर महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? ये इंग्लिश में सेलिंग कहते हैं, हमारे यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं इसको। कैसे काम करता है, क्या होता है, सारी बातें सुनो। पहले इसका नाम है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक ऐसे लिखती है, स्टैंडर्ड बुक जो है वो ऐसे नीचे नीचे बनाती है। पेंदा जो है वो पैक करती है, ऊपर खुला छोड़ देती है, और नीचे से जो पेंदा है ना, ये पेंदा जो है वो ऐसे फिक्स कर दे, ऊपर खुला छोड़ देती है। इसे सेलिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये क्या करती है, अच्छा सॉरी इसमें मैंने गलत बना दिया, फ्लोर फंक्शन है। एक मिनट, मैंने गलत बना दिया, ये दो फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन है। ये तीन फंक्शन है, तीनों से मिलते हैं, फ्लोर, सेलिंग, और एक और है राउंड फंक्शन। ठीक है, अब एक एक पे आते हैं और एक एक पर बात करते हैं। देखो इन दो को एक बार मैं बंद कर देता हूं, सिर्फ फ्लोर फंक्शन को देखो, ये आपका फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन को हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, या
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका काम क्या होता है? जैसे आजकल हम देखते हैं नॉर्मली हमारे डे बाय डे में चिल्लर बंद हो गई है, चिल्लर बंद हो गई है, तो किसी को अगर 2 रुपए 70 पैसे देने हो तो आप 70 पैसे दे ही नहीं सकते उसको, आप उसको 70 पैसे दे ही नहीं सकते क्योंकि चिल्लर बंद हो गई है। पहले तो ये दी जा सकती थी लेकिन अब नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रुपए 70 पैसे है तो आप उसको 70 पैसे छोड़ने पड़ेंगे और आपको 2 रुपए देना होगा। तो आज अगर बिल भी देखते हैं, जो नए बिल आते हैं उन बिल में एक बार तो वो निकाल देता है, जैसे निकालना होता है सारा निकाल देता है, फिर नीचे लिखता है कि भाई हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसको हटा दिया है, और 200 या 200 250 जो भी रुपए है जो पूर्णांक पूर्णांक होते हैं उतना उतना वो ले लेता है और दशमलव वाले हिस्से को हटा देता है। इस फलन को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, एफ एक्स। और इसके लिए हम इस तरीके से चिन्ह यूज करते हैं, नीचे की तरफ 2 लाइनें, नीचे की तरफ पैक करते हैं, ऊपर की तरफ खुला रखते हैं, नीचे की तरफ से बंद करते हैं। ये क्या करता है, ये आप जो भी नंबर इसको दोगे, जो भी नंबर दोगे, इंग्लिश में इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ये आपके नंबर को फ्लोर पे ले आता है, फर्श पे ले आता है। जैसे कैसे लाता है, मान लीजिए आपने इस फंक्शन के अंदर 2.3 रखा, तो ये 2.3 होगा, तो उसमें से पॉइंट वाला हिस्सा हटा के आपको 2 दे देगा। तो आप सोचो 2.3 तो ऊपर था ना, 2.3 तो ऊपर था, अगर हाइट के हिसाब से बात करें तो 2.3 ऊपर होगा, तो 2.3 को वो नीचे ले आया, है ना। ऐसे ही आप इसमें अगर 7.79 रखें तो ये आपको 7 लौटा देगा। अगर आप इसमें 8.99999 रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दशमलव में क्या है, ये उसको हटाकर आपको पूर्णांक पूर्णांक लौटा देता है। दशमलव वाला जो हिस्सा है उसको वो हटा के, दशमलव वाले हिस्से को हटाकर जो पूर्णांक पूर्णांक है वो लौटा देता है। यानी यूं सोचे कि नंबर को नीचे ले आता है, जो भी नंबर है उस नंबर को वो नीचे ले आता है। तो गौर कर सकते हो कि ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ ट्राई करो, देखो 0 रखोगे तो 0 पे तो 0 आना ही आना है, 0 पे तो 0 आना ही है। 0.1 पे भी 0.1 रखोगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि 0.1 में से 1 हट जाएगा, 0 आ जाएगा। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.99999 तक 0 आता रहेगा, तब तक आपका आंसर 0 ही आता रहेगा। फिर जैसे ही 1 आएगा, 1 आते आंसर 1 आने लग जाएगा। फिर 1 से लेकर 1.999999 तक 1 आता रहेगा, 1.999 तक 1 आता रहेगा, ठीक है। जैसे ही 2 आएगा ये यहां पहुंच जाएगा, और 2 से लेकर 2.999 तक 2 आता रहेगा। तो 0 से लेकर x का मान 0 से लेकर 1 तक, 1 से पहले पहले, जब आप x का मान 0 से लेकर 1 से पहले पहले रखोगे ये आंसर आपको 0 देता रहेगा। जब आप x का मान 1 से लेकर 2 से पहले पहले रखोगे, 2 से पहले यानी 1.9999 तक रखोगे, इसका आंसर आपका 1 ही आता रहेगा। जब x का मान 2 से लेकर 3 से पहले पहले तक, 3 से पहले यानी 2.99999 तक, आपका आंसर 2 आता रहेगा। तो आप देखेंगे तो ये सीढ़ियां बन गई, समझ गए सीढ़ियां क्यों बनी, सीढ़ियां क्यों बनी, सीढ़ियां समझ में आ गई, सीढ़ियां क्यों बनी। सीढ़ियां इसलिए बनी कि 0 से लेकर 0.9 तक, यानी 1 से पहले पहले, 0 से लेकर 0 शामिल है, 0 को शामिल करते हुए 1 से पहले पहले आंसर 0 ही आता रहेगा, मतलब आपकी एक सीढ़ी बन जाएगी। फिर 1 से लेकर 2 से पहले पहले तक आंसर 1 ही आता रहेगा, तो दूसरी सीढ़ी बन गई, तीसरी सीढ़ी बन गई, बनती रहेगी, और ऐसे ही आपकी सीढ़ियां नीचे भी बनती रहेगी। ये देखो, अब इस फलन की खास बात यह है कि इसमें सारे रियल नंबर अलाउड है, आप कोई भी रियल नंबर रखो सब पे आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा। यानी ये जो फलन है, मैं ये इसका प्रांत तो पूरा R होगा, कुछ भी रखो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आपके आंसर आएंगे वो हमेशा Z में आएंगे, परिसर Z होगा।
इसमें आप सोचो कि 7.2 आंसर निकाल लूं तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सारे आंसर इंटीजर ही आएंगे इसके आंसर इंटीजर आएंगे। अब एक दिक्कत और आती है हमारे जिनमें कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल कह दिया कि अगर मान लीजिए 2 रुपए 70 पैसे बने तो 70 पैसे 3 दे, 3 दे, 3 लूंगा मैं, तो ऊपर वाला भी तो ले सकता है ना, कोई जरूरी नीचे वाला ही पूर्णांक ले। तो इसी के लिए एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं सेलिंग फंक्शन, जो नंबर को ऊपर ले जाएगा, ऊपर वाले पूर्णांक पे ले जाएगा। जैसे 2.70 है, 2.70 को आप नीचे भी ला सकते हैं, नीचे वाला पूर्णांक हुआ 2, एक हो सकता है आप उसे ऊपर वाले पे ले जाएं, तो एक हो गया। इसी का भाई एक और है, सेम इसी का एक भाई और है जिसका नाम है सेलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या जिसको सेलिंग फंक्शन कहते हैं। और इसको हम दर्शाते इस तरीके से हैं कि इस बार ब्रैकेट की दिशा ऊपर रखते हैं, मतलब अब ये आपके नंबर को ऊपर उठा देगा, ये आपके नंबर को ऊपर उठा देगा। तो दोनों में क्या फर्क है, बस ये क्या करता है 2.7 जब आप इसमें देते हो तो ये आपको 2 देगा, ये 2 देगा, और ये क्या करेगा, ये दुकानदार को खुश करेगा, ये ग्राहक को खुश करता है, वो दुकानदार को खुश करता है, बस इतना फर्क है। एक ग्राहकों के लिए बनाया गया फलन है, एक दुकानदारों के लिए बनाया गया फलन है। ये तो है ग्राहकों वाला, और ये दूसरे वाला बनाया गया दुकानदारों के लिए। एक है ग्राहकों के लिए और एक है दुकानदारों के लिए। तो क्या फर्क है दोनों में, एक जो है वो आगे वाला पूर्णांक देता है और एक पीछे वाला देता है। क्लियर है? तो इसे आप समझ सकते हैं, जो लाइन है ना बहुत बढ़िया सुंदर लाइनें बनाई गई है। नीचे लाइन है मतलब वो नीचे लाएगा, ऊपर लाइन है मतलब वो ऊपर ले जाएगा। और भी अच्छा नाम है फ्लोर एंड सेलिंग। फ्लोर मतलब जो फर्श पे ले आएगा, नीचे ले आएगा। सेलिंग मतलब छत, जैसे हम सीलिंग कहते हैं, सीलिंग पे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। तो ये दोनों हो गए। अब दोनों के ग्राफ अगर हम एक साथ देखें तो देखो आपको फर्क समझ में आएगा दोनों में, कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों का ग्राफ एक साथ देखो, ये तो रहा आपका फ्लोर वाला जो नीचे ला रहा है। अब इसी के साथ मैं अगर एक्टिव कर दूं सेलिंग को, ये देखो, दोनों में गौर करो कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो आपका फ्लोर फंक्शन था वो 0 से लेकर 1 तक आपको 0 देता रहता है, ये 0 देता रहता है, और ये वाला जो है ये आपको 1 देता रहेगा। गौर करो दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन नीचे लाता है, इसलिए इसी रेंज के लिए ये आंसर 0 देता रहेगा, वो आंसर 1 देता रहेगा। तो ये सीढ़ी एक कदम ऊपर चलेगी दोनों में सीढ़ियां, दोनों में ही सीढ़ियां चलेगी, बस एक की सीढ़ी ऊंची चलेगी आपसे, कारण वो वाला। अगर आप x का मान 0 से लेकर 1 के बीच में रखते हो, अगर फ्लोर में रखोगे तो फ्लोर आपको हर बार 0 देता रहेगा, और इसी के लिए अगर आप इसे सेलिंग में रखते हैं, छत वाले फलन में रखते हैं, तो छत वाला फलन इसके लिए आपको हमेशा 1 देता रहेगा। तो इसकी सीढ़ी आप देखेंगे, इसकी सीढ़ी यहां है तो इसकी सीढ़ी यहां है, इसकी यहां है तो इसकी यहां है, बस सीढ़ी में जो ऊंचाई का फर्क है वो नजर आएगा। देखो ये देखो, इसकी सीढ़ियां यहां, 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 और इसकी सीढ़ियां जो है वो एक कदम नीचे है, क्योंकि सेम चीज के लिए वो आंसर 0 देता है, वो 1 देता है। जब ये 1 दे रहा होगा वो 2 दे रहा होगा, जब ये 1 दे रहा होगा उस समय वो 2 दे रहा होगा, क्योंकि वो ऊपर वाला दे रहा होगा।
हमेशा ना, ये देखो कमरा हो गया आपका, ये कमरा हो गया, और इस कमरे में आपका जो फ्लोर है वो तो ये दे रहा होगा, सेलिंग ये दे रहा होगा। सेलिंग का मतलब ये जो छत दे रहा होगा, सेम के लिए वो छत दे रहा होगा आपको। जैसे एक्स का मान, अब मान 3 से 4 के बीच में मान लेते हैं, 3 से लेकर 4 के बीच में मान लो, 3 से 4 के बीच में जो फ्लोर होगा, जो फ्लोर होगा वो तो आपको 3 देगा, लेकिन जो सेलिंग होगा वो 4 देगा, है ना। गौर करो, वो छत देगा, ये फर्श देगा, तभी तो सेलिंग और फ्लोर नाम रखा है ना। 3 से लेकर 4 के बीच में जब आप होंगे, 3 से 4 के बीच में जब होंगे, x का मान 3 से लेकर 4 के बीच में रखेंगे, 4 नहीं लेना, 4 से पहले पहले 3 से शुरू करके 3.9999 तक कुछ भी ले लो, इन सब पे आपका फ्लोर जो है वो 3 देगा, लेकिन सेलिंग 4 देगा, तो वहां तो 3 3 आता रहेगा, मतलब फर्श बन जाएगा और उससे छत बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। सोचो, जैसे मैंने भी कहा था, एक कस्टमर के लिए बना हुआ है, एक दुकानदार के लिए बना हुआ है। दुकानदार क्या चाहेगा कि ऊपर वाला मिले, दुकानदार ऊपर वाली वैल्यू चाहेगा, और ग्राहक नीचे वाली वैल्यू चाहेगा, ये तो होगा। अब दोनों को राजी करने के लिए एक फंक्शन और आता है जिसको राउंड फंक्शन कहते हैं, या नियर बाय फंक्शन कहते हैं। नियर बाय बनाया गया न्याय करने के लिए। अगर किसी दिन ग्राहक और दुकानदार लड़ मरे तो न्याय कैसे होगा? ग्राहक बोलेगा मुझे तो ऊपर वाला चाहिए, ग्राहक बोलेगा नीचे वाला चाहिए, दुकानदार बोलेगा ऊपर वाला चाहिए। तो न्याय करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम था राउंड फंक्शन, जो ऊपर और नीचे दोनों के लिए न्याय कर रहा है। चिन्ह देखो, चाहे बिल्कुल न्याय का प्रतीक है, चिन्ह एकदम न्याय का प्रतीक है, किसी के साथ बेईमानी नहीं, नीचे वाले में भी हाथ देंगे और ऊपर वाले में भी हाथ देंगे। इसे नियर बाय फंक्शन या राउंड फंक्शन कहते हैं। ये जो राउंड फंक्शन होता है ये करता है कि भाई एक काम करो, 0.5 जो है उसको सीमा बना लो, 0.5 जो है उसको सीमा बना लो, 0.5 से ऊपर हुआ तो दुकानदार के हित में जाएगा, और 0.5 से नीचे हुआ तो ग्राहक के हित में जाएगा। तो इसने दोनों को खुश कर दिया। अब दोनों खुश है, कोई लड़ाई नहीं, न्याय तो करना ही पड़ेगा ना, वरना लड़ मरेंगे दोनों। तो दोनों को खुश करने के लिए एक फंक्शन बनाया कि भाई 0.5 जो है वो पॉइंट होगा, 0.5 तक ग्राहक का, मतलब नीचे वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब फ्लोर फंक्शन काम करेगा, और उसके बाद में आपका काम करेगा अगला। तो यहां पे क्या होगा, आप देखेंगे आधा 0.5 तक, मतलब आधे तक तो फलन नीचे रहेगा, और आधे के बाद में ऊपर चला जाएगा, मतलब आपकी जो सीढ़ी है वो टूट जाएगी, आधी सीढ़ी नीचे रह जाएगी, आधी सीढ़ी ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, तीनों को साथ में देखो। पहले ये राउंड वाला फंक्शन है देखो, ये राउंड फंक्शन है, दिखने में सारे एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें देखो आधी सीढ़ी, देख रहे हैं, आधी सीढ़ी इसकी ले ली, आधी सीढ़ी इसकी ले ली। ये देखो 0.5 तक सीढ़ी नीचे है, और 0.5 के बाद में सीढ़ी ऊपर चली गई। फिर ये वाली सीढ़ी जो हुआ करती थी उसकी आधी यहां रहेगी, आधी ऊपर चली गई, सीढ़ियां आधी आधी हुई है। दोनों को अगर साथ में देखना चाहो तो ये दिख जाएगा, ये देखो, देख रहे, आधी सीढ़ी ऊपर चली गई है, ये देखो, ये लाल वाली, ये आधी सीढ़ी ऊपर चली गई है, ये आधी सीढ़ी ऊपर, ये आधी सीढ़ी ऊपर, आधी सीढ़ी नीचे रह गई, आधे तक तो फ्लोर, आधे के बाद सेलिंग, तो आधी सीढ़ी उठकर ऊपर चली गई, तो इसको राउंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन होते हैं, फ्लोर, सेलिंग और राउंड। तीनों का ही अपना अपना महत्व है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप कौन सा लेना चाहेंगे। कई बार आपको होता है कि नहीं मुझे अपर वैल्यू चाहिए, ठीक है, सेलिंग फंक्शन। आप बोले नहीं मुझे तो लोअर वैल्यू चाहिए, फ्लोर फंक्शन। बोला नहीं, आधे से पहले नीचे, आधे के बाद में ऊपर, राउंड फंक्शन, सब हो जाएगा, है ना। कानून भी अपना काम करेगा, ग्राहक भी अपना काम करेगा, ग्राहक का फायदा है वो फलन भी है, दुकानदार का फायदा हो वो फलन भी है, न्याय किया जा सके वो फलन भी है। आगे बढ़ते हैं अगले के ऊपर। अगला है एक फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन।
चलो यहाँ नाम नहीं है। इस फंक्शन का नाम होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या अपूर्णांक फलन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कई बार आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपके फलन का जो मान है, जो आपका पूर्णांक है, वो कितना है। आप इस बात में इंटरेस्टेड है कि दशमलव वाला भाग कितना था। अभी देखो तीनों ही फलन ने दशमलव वाले भाग को हटा दिया। किसी को भी दशमलव भाग वाले की भावनाओं की कोई भी मतलब नहीं था, अर्थ नहीं था कि भाई जो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। देखो तीनों के तीनों लगे पड़े थे, तीनों के तीनों ही बुरी तरीके से दशमलव वाले भाग का अपमान कर रहे थे। चाहे अपने अपने तरीके से कर रहे हो, कस्टमर अपने हिसाब से कर रहा था, दुकानदार अपने हिसाब से कर रहा था, न्याय प्रणाली अपने हिसाब से कर रही थी, लेकिन दशमलव वाले भाग का बुरी तरीके से अपमान हो रहा था, है ना। तीनों ही फंक्शन में आपने देखा, तीनों ही फंक्शन ने दशमलव वाले भाग को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो एक फंक्शन बनाया जाए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कि भाई वो फ्रैक्शनल पार्ट को महत्व दे और पूर्णांक वाले पार्ट को हटा दे। इस बार एक फंक्शन आ गया जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये क्या करेगा, ये आपका वही दुर्व्यवहार वापस से करेगा, इस बार पूर्णांकों के साथ करेगा, ताकि दशमलव वालों को अच्छा लगे। जो दशमलव वाला हिस्सा को अब अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई है उनका भी जो उनकी बात सुन रहा है। ये क्या करेगा, इसमें आप जो भी डालोगे वो पूर्णांकों को हटा देगा और दशमलव को छोड़ देगा। इसमें जो भी डालोगे वो ये नहीं देखेगा कि पूर्णांक कितना है, वो सिर्फ दशमलव दशमलव वाले हिस्से को लेके दे देगा। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो आपके फ्रैक्शनल पार्ट को, मतलब जो दशमलव वाला हिस्सा है, जो अपूर्णांक भाग है, उसको लौटाएगा। अपूर्णांक भाग, अपूर्णांक भाग, जो आपका अपूर्णांक भाग है, ये उसको लौटाएगा। जो भी आप इसे दोगे ये उसको सॉल्व में पूर्णांकों को गायब कर देगा। जो भी पूर्णांक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना, जैसे 299, तो 299.125 है, तो ये नहीं देखेगा कि कितने रुपए हैं, ये सिर्फ दशमलव वाले भाग को ही लौटाएगा, पूर्णांक वाला भाग, ठीक है, ये उसको हटा देगा। क्योंकि अगर पूरा पूरा पूर्णांक ही डाल दे तो पूर्णांक भी डाल दोगे, मान लीजिए आपने 2 डाल दिए, तो भी वो तो 2 के जो 00 वाले भाग है उसको देखेगा और आंसर दे देगा 0.00, 0.00, ठीक है ना। वो दशमलव, उसमें जो भी दशमलव वाला पार्ट है उसको देखेगा। थोड़े से नेगेटिव नंबरों के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबरों में कोई भी नंबर जब होता है तो उस नंबर का मतलब ये होता है, जैसे 2.45 है, तो 2.45 का मतलब हमारे लिए ये होता है कि ये 2 है प्लस 0.45 है। क्योंकि जो पूर्णांक पार्ट होता है उसकी खास बात होती है कि वो हमेशा धनात्मक होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। पूर्णांक पार्ट आपका शेषफल होता है एक तरह से। आपका जो पूर्णांक पार्ट होता है वो हमेशा शेषफल होता है। पूर्णांक जो बच जाता है, शेषफल जो होता है वही तो होता ही है। ये और है कौन, दशमलव वाला हिस्सा है कौन, गौर करो, अपने भाग को याद करो, अपने भाग को याद करो। दशमलव कब शुरू होता है, जब आपका भाग जाना बंद हो जाता है, कि अब आपका नंबर छोटा आ गया है, मतलब शेषफल आ गया है, और आप नहीं मानते कि ये शेषफल है, मैं नहीं मानता, मैं भाग और दूंगा। तो जब आप और भाग देने की जिद करते हैं तब आपका अपूर्णांक वाला भाग बनता है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तब बनता है जब आप जिद पे अड़ जाते हैं कि आज मैं तो उसको छोड़ूंगा ही नहीं, आज जान ले लूंगा मैं इसकी। तो जब आप जान लेने पे उतर जाते हैं तो फिर जो लास्ट में अंतिम समय जो आप उसमें भाग देते हैं जबरदस्ती वाला दशमलव लगा के, वो क्यों बना, वो वही है, वो कुछ और नहीं है। वो जो भी भाग आया वो एक प्लस से शेषफल था आपका, लेकिन आपने शेषफल को नहीं माना और जिद के कारण आपने वो संख्या बना डाली, और वो शेषफल है, और शेषफल हमेशा धनात्मक होता है, तो वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिए अपूर्णांक वाला भाग कुछ और नहीं है, अपूर्णांक वाला है वो आपका जिद वाला भाग, जो जिद के लिए दिया गया था कि आज तो मिटा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं बचेगा, बहुत दिन हो गए इसको।
तो ये वो वाला भाग है, तो ये इसलिए धनात्मक रहना चाहिए। तो माइनस वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। माइनस वाले में क्या दिक्कत आती है, अगर आप माइनस का 1.45 ले रहे हैं तो आप इसे ऐसे लिखेंगे जो कि मान्य नहीं होगा। 1.45 को आप लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 0.45, है ना, पूर्णांक और अपूर्णांक लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं चलेगा। माइनस में नहीं चलेगा तो आपको उसको लिखने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। -1.45 को आप लोग को लिखना होगा -2 प्लस 0.55। अब ये देखो, अब ये दशमलव वाला भाग प्लस का हो गया, तो इसका आंसर आएगा 0.55। बस माइनस वाले में थोड़ा सा सावधान होता है, माइनस वाले में आपको थोड़ा सावधान होना होगा, क्योंकि आपने सीधा उठाया तो ये माइनस का 0.45 आएगा और वो माइनस में आ नहीं सकता। या तो एक काम करो, आप एक बार माइनस में लिख लो, फिर उसको एक में से घटा के प्लस में बदल लेना, ऐसे भी कर सकते हो। एक बार तो जो माइनस का 0.45 आया वो लिख लो, चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख लो, रफ में लिख लेना, किसी को दिखे नहीं, एक बार लिख लो, फिर बाद में एक में से घटा देना और फिर जो बचे वो लिख देना, और जो पीछे आपने लिखा उसको इतना बुरी तरीके से काटना कि किसी को दिखे नहीं, सिर्फ आपको ही पता हो कि आपने किया। ठीक है ना, सारे सबूत मिटा देने, ये कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमेशा शेषफल कहां तक जा सकता है। ये जो भाग आप लगोगे, जो आप भाग दोगे, तो वो भाग के बाद जो भी नंबर, दशमलव के बाद जो भी नंबर बनेगा वो एक से छोटा ही होगा। वो नो 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 0.नो आ सकता है, इतने तो आ सकता है, एक से नीचे नीचे रहेगा। यानी इस केस में आप x का मान पूरा प्रांत रख सकते हैं, प्रांत पूरा r है, जो मन में आए वो रखो, ये किसी को मना नहीं करेगा। लेकिन आंसर जो आएगा वो आएगा 0 से लेकर 1 से पहले पहले, 0 से लेकर 1 से पहले पहले, 1 भी नहीं आएगा। इसका ग्राफ ऐसा होगा, जैसे आपने 1.1 रखा, 0 रखा, 0 आ गया, 1.1 रखा, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, 0.4 आ गया, तो 0.99 तक 0.99 आ गया। बस ऐसे चलेगा ग्राफ, फिर वापस से शुरू हो जाएगा। फिर आपने 1 रखा, 1 रखते ही 0, 1.1 रखते ही 0.1, 1.2 रखते ही 0.2, 1.3 रखते ही 0.3, 1.4 रखते ही 0.4, 1.999 पर 0.999 आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। फिर 2 वापस रखोगे, 2 रखने पर फिर 0, 2.1 पर 0.1, 2 पर 0.2, 3 पर 0.3, 2.3 पर 0.3, 2.4 पर 0.4, 2.99 तक 0.99। बस ये लाइनें ऐसे चलती रहेंगी। और ये खाली डॉट क्यों बनाया, क्योंकि 2 वापस 1 पे 0 से यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, डॉट 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 डॉट, फिर जैसे ही वापस से 1 पे आओगे फिर 0 हो जाएगा और फिर बंदा फिर बढ़ना शुरू होगा। मतलब रात हो गई, सो गया, वापस 0 से स्टार्ट किया, फिर 0.9999 तक पहुंच के मैक्सिमम अर्जित करेगा, फिर 2 आते ही फिर 0 हो गया, फिर वापस, हर दिन यूं ही चलता जाएगा। और यही ग्राफ इसका कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा, ये ग्राफ, और यूं ही चलता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। चरघातांकी मतलब जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये है आपका 2 की पावर x। ये सबसे फास्ट होते हैं, भयंकर फास्ट होते हैं। ये दिखते हैं शुरुआत में स्लो हैं, के बाद ये जानलेवा है। ये देखो, दिख रहा है आपको, शुरुआत में दिखता है एकदम मरा हुआ सब, और फिर इसके बढ़ने की स्पीड देखो, क्योंकि 2 की पावर है ना, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे बढ़ता है, तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं ये लोग। इनके ग्राफ ऐसे होते हैं, शुरुआत में ना मरा हुआ सा, वो देखो नीचे से आ रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है प्राण निकल रहे हैं, मतलब मरा पड़ा है एकदम, एकदम सुस्त है। 0 पे आया 1 हो गया, और फिर देखो
फिर फ्लैश की शक्ति आ गई इसमें और फिर अनंत पे चला गया तुम। पहले बहुत स्लो होता है। बस ये जो ग्राफ होता है ना, ये आपके जीवन का ग्राफ होता है, यही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे जीवन का जो शुरुआती हिस्सा होता है वो बहुत स्लो होता है। जब भी आप कुछ करने जाते हैं बहुत स्लो होते हैं। जीवन का शुरुआती हिस्सा बहुत स्लो होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप डेली पढ़ते हैं, आप डेली अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी प्रोग्रेस होती है। लगता ही नहीं कि कोई प्रोग्रेस हो रही है। क्या लग रहा है? कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बस, हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का। फिर एक दिन आता है आप रॉकेट बन जाते हैं। फिर एक दिन आप रॉकेट बन जाते हैं। बस शुरुआत ऐसी होती है। ये जो पीरियड है ना, ये खतरनाक होता है। ये मरा हुआ सा होता है एकदम। हर किसी को ये परेशान कर देता है, क्योंकि ये बहुत स्लो है। शुरुआती दिनों में आपको यही ग्राफ मिलता है आपकी प्रोग्रेस के अंदर। जब आप प्रोग्रेस करते हैं ना, तो आपको यही ग्राफ मिलता है शुरुआत में। लग रहा है मैं बढ़ ही नहीं रहा, मेरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा क्या होगा, है ना। 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक पॉइंट आता है, उसके बाद रॉकेट बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि या तो यहाँ दम छोड़ देता है, या यहाँ दम तोड़ 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 देता है, या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो इन शुरुआती हिस्सों में ये आदमी दम तोड़ देता है। इन शुरुआती हिस्सों में दम तोड़ देता है। तो फिर, है ना, फिर वो जो ये आसमान देखने वाला था, ये वो नहीं देख पाता। ये आसमान जो दिखने वाला था उसको, वो नहीं देख पाता है ना। आप किसी की भी देखिए, आप शुरुआत में किसी को भी उठाइए, किसी भी XYZ कंपनी को, एप्पल की बात कर लो या अमेजोन की बात कर लो। अगर उन्होंने पहला पहला 1 मिलियन प्रॉफिट, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, पहला 10 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, पहला 1 करोड़ प्रॉफिट जो है कि कंपनी का 1 करोड़ प्रॉफिट, पहला 1 करोड़ प्रॉफिट कमाने में उनको लगा होगा तकरीबन तकरीबन 7 साल। 7 साल उन्होंने काम करके पहला 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा अपनी कंपनी से। पहले 7 साल लगे रहे और पहला प्रॉफिट आया होगा 1 करोड़ का। अब क्या लगता है अगले 1 करोड़ में कितना टाइम लगेगा? अगले 1 करोड़ में कितना टाइम लगेगा? तो आप देखेंगे कि अगला 1 करोड़ जो है वो अगले 2 साल में ही 1 करोड़ आ गया। ठीक है, समझने इस बात को। अगला 1 करोड़ अगले 2 सालों में आ जाएगा। अब 7 साल नहीं लगे, 7 साल बस पहली बार ही लगे थे, अगली बार 2 साल में 1 करोड़ आ जाएगा। अब क्या लगता है अगला 1 करोड़ कितने में आएगा? अगला 1 करोड़, आपको अजीब लगेगा, अगला 1 करोड़ आ जाएगा 6 महीने में। अगले 6 महीनों में 1 करोड़ आ जाएगा। अगला 1 करोड़, अगला 1 करोड़ 1 महीने में, अगला 1 करोड़ 1 महीने में, अगला 1 करोड़, उससे अगला 1 करोड़ 1 हफ्ते में आने लग जाएगा, उसका 1 करोड़ 1 दिन में आने लग जाएगा, फिर उसका भी 1 करोड़ 1 घंटे में आने लग जाएगा, और फिर अगला 1 करोड़ हर मिनट आने लग जाएगा, हर मिनट। ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ ऐसे होती है। लेकिन जो मैंने कहा, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप देख लो, आज अमेजोन को देखो, आज अमेजोन को देखो, पर सेकंड 1 करोड़ तो मैं कम बता रहा हूँ, शायद कम है, बहुत ज्यादा है रेवेन्यू। अमेजोन का रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 1 करोड़ पर सेकंड बता रहा हूँ, वो कम है। अब तो शायद उससे काफी ज्यादा होगा उनका पर सेकंड का रेवेन्यू। अगर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले, आज जो वो हर सेकंड पैसे कमा रहे हैं, कल उसी 1 करोड़ को कमाने के लिए उनको 7 साल या 10 साल लग गए थे। 7 हो या 10 हो, ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, है ना। पहले 5 साल तो बताते हैं वो, पहले 5 साल जो थी भयंकर लॉस में थी। पहले 5 साल अमेजोन भयंकर लॉस में थी। ये समझा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू में बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। ऐसा लगता है कि हम, बदलाव हमें हो ही नहीं रहा, हमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम तो वैसे के वैसे उठ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं।
डेली सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन एक्चुअली में बदल रहा है, एक्चुअली में बदल रहा है, वो दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई देगा तो आप रॉकेट बन जाओगे, है ना। वो दिख नहीं रहा है, बस बात ये, बदलाव तो हो ही रहा है। चलो 2 की पावर x के साथ 3 की पावर x लें तो ये ग्राफ बहुत कुछ बताएंगे आपको। ये देखो, ये रहा, ये देखो, इसकी शुरुआत देखो, इसकी शुरुआत तो उससे भी ज्यादा स्लो है, इसकी शुरुआत तो इससे भी ज्यादा स्लो है। ये देखो, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। चलो ऑरेंज कर देता हूँ, ये अब देख रहे होंगे आपको। ये देखो, अब तो इसकी इस ऑरेंज वाले की तो रफ्तार और स्लो है, लग रहा है यार ये तो मर गया। ग्रीन वाला कम से कम जीवित तो था, सांस तो ले रहा था, ये तो सांस ही नहीं ले रहा। आगे देखो, आगे देखो, ये लो, अब फर्क देखो दोनों के बीच में, दोनों के बीच का फर्क देखो। जो शुरुआत में लग रहा था आपको कि ये धीमा है, वो अब तेज है। और अगर इसी को मैं 5 की पावर x से कंपेयर करवाऊं या 9 की पावर x से कंपेयर करवाऊं, अब लो 9 की पावर x को देखो, देखो शुरुआत से कभी भी विश्वास मत करिए। किसी की शुरुआत धीमी है तो उसका आगे भी जो है, जो भविष्य है वो भी धीमा होगा। आप जो यहाँ पे इतना बड़ा अंतर देख पा रहे हैं, वो वहां पे उल्टा है। ये देखो, इसीलिए शुरुआत से किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए कि आज वो स्लो है, आज वो धीमा है, इसका मतलब नहीं है कि वो आगे भी धीमा रहेगा। क्या पता वो अपनी नींव भर रहा हो, क्या पता वो अपनी नींव भर रहा हो। क्लियर है? हाँ, चिता पे से उठ के जिंदा हुआ है ना। शुरुआत में देखो कितना भयानक था, शुरुआत इसकी इतनी स्लो थी, ऐसे लग रहा था कि ये उठेगा ही नहीं, है ना। यहाँ देखो तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ये उठेगा। आप इसको अगर अनंत से आते हुए देखें तो आपको लगेगा कि बस मर गया है, जलाने क्यों नहीं जा रहे हो उसको। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ जब आके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसको जला के क्यों नहीं आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, जमीन के चिपका पड़ा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस इसको जाके जला दो भाई, रहम करो इस पे, क्यों सता रहे हो इसको, क्यों सता रहे हो इसको, मर गया है, छोड़ दो, जाने दो, ले जाओ, जला दो, है ना। दिख रहा है, कंपेरेटिव दिख रहा है आपको। और फिर अपना टाइम आएगा, फिर आया इसका समय, ये रहा अपना टाइम आएगा। आसपास ही नहीं है कोई, दूर तक नहीं है कोई इसके आसपास। ऊपर जाके देखोगे तो बहुत अंतर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि ग्राफ, आप चाहे ए चाहे कुछ भी लो, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, आपका ग्राफ हमेशा हमेशा ऊपर रहता है। मतलब इसका जो परिसर है वो हमेशा प्लस का रहता है, परिसर हमेशा प्लस का रहता है। एक्स का मान चाहे कुछ भी रखो, ग्राफ अनंत से आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इनका प्रांत जो होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, इनका प्रांत रियल नंबर होता है।
इनका प्रांत पूरा आर होता है और इनका जो परिसर है, परिसर आर प्लस होता है। सिर्फ प्लस प्लस के आंसर आते हैं, सिर्फ प्लस के आंसर आते हैं, सिर्फ प्लस के ही आंसर आते हैं। अच्छा, आपको चलो उसकी कहानी सुना देता हूं। आपने एक कहानी सुनी होगी चाइनीज बम्बू की। चाइनीज बम्बू, चाइनीज बम्बू जो होते हैं वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत लंबे पेड़, इतने लंबे पेड़ होते हैं कि इनकी हाइट लगभग, जब वो पूरे बढ़ जाते हैं तो इनकी हाइट 90 फीट होती है। 90 फीट। आप सोच सकते हैं 90 फीट क्या होती है? मतलब आपका जो एक फ्लोर होता है वो 11 फीट का होता है, 11 से 12 फीट होता है। तो 11 से 12 फीट होता है, इसका मतलब इसे अगर आप लगाएं तो 12 अट्ठे 96, यानी आपका 8 फ्लोर का जो मकान है ना, उतना बड़ा होता है। 8 फ्लोर जितना, 8 फ्लोर जो होता है आपका मकान, उतना बड़ा ये एक पेड़ खड़ा होता है। लेकिन इस बम्बू को जब आप उगाते हैं और ये 6 महीने में बड़ा हो जाता है, 6 महीने लेता है ये, या 6 से 9 महीने लेता है ये बड़े होने में। तो पहले शुरुआती महीने में अगर आप इसे देखेंगे तो ये अपने पूरा टाइम का, जो इसका टोटल टाइम होता है, मान लेते 9 महीने होता है, तो 9 महीने में से ये लगभग लगभग शुरुआती 6 महीने या 7 महीने अपने इस बात में खर्च कर देता है कि इसकी हाइट जो है वो दिखती नहीं है। इतनी से लगता है कि ये कभी 90 फुट का होगा क्या। मुश्किल से 2 फीट या 1 फीट जो है ये हाइट ले पाता है पहले 7 महीनों में। पहले 6 से 7 महीनों में ये सिर्फ मुश्किल से अपनी हाइट 1 या 2 फीट मुश्किल से ले पाता है पहले 7 महीनों में। किसी को लगता ही नहीं है उसको देख के कि ये कल 2 महीने, अगले 2 महीनों में ये 90 फीट चला जाएगा, अगले 2 महीनों में ये 90 फीट चला जाएगा, किसी को यकीन नहीं होता। 7 महीनों में अगर देखते हो तो सिर्फ ये 2 फीट मुश्किल से पहुंचता है, और उसके बाद अगले 2 महीनों में ये 90 फीट पकड़ता है। तो अच्छा, 7 महीने कर क्या रहा था? हमारे मजे ले रहा था? नहीं। एक्चुअली जब 7 महीने, पहले 7 महीने वो अपनी नींव को मजबूत करता है। उसकी जो नींव होती है, क्योंकि 90 फीट खड़ा रहना है। अब 90 फीट जितने बड़े पेड़ को खड़ा रहने के लिए जमीन में गहराई भी गहरी होनी चाहिए। वो पहले 7 महीने ऊपर नहीं दिखता आपको, वो नीचे गहराई पकड़ रहा होता है, वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, क्योंकि 2 महीने लगेंगे उसको बड़ा होने में। बड़े होने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे, लेकिन अगर वो सीधा बड़ा हो गया तो वो ठहर ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। तो पहले 7 महीने वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। पहले 7 महीने वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है ताकि मजबूती से जमीन को पकड़ सके, और फिर 2 महीने वो जम लेता है और 90 पकड़ लेता है। अब सोचो, अगर ये 7 महीने इसने ना लिए होते, अगर ये 7 महीने ना लिए, बड़ा तो ये 2 महीनों में हो जाता, बड़ा तो ये 2 महीनों में ही हो जाता, लेकिन टिक नहीं पाता। 2 महीनों में अगर ये 90 फीट हो जाता तो एक हवा के साथ ही, एक झोंके के साथ ही गिर जाता। तो इसे टिके भी तो रहना है, सिर्फ खड़ा ही थोड़ी होना है, टिके भी तो रहना है। तो टिके रहने के लिए जरूरी है कि नींव मजबूत हो। तो पहले 7 महीने ये नींव पे काम करता है, और फिर 2 महीने वो ग्रोथ जो सबको दिखती है, फिर वो दिखती है। ये कहानी जो है ये शायद लगभग लगभग 96 में आई थी। राहुल द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कहा था। ये बैट्समैन, आपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें ये कहानी सुनाई थी चाइनीज बम्बू की। उन्होंने बोला कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं को? तो उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को चाइनीज बम्बू की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे काम करो, अपना फाउंडेशन बनाओ चुपचाप साइलेंटली। जैसे वो जो उग रहा था, किसी को ऊपर ऊपर दिखता है, नीचे तो किसी को दिखता नहीं है कि नीचे वो कुछ कर रहा है क्या, वो किसी को नहीं दिखा। तो बस ऐसे ही चुपचाप अपना काम करते रहो, किसी को भी आपका काम ना दिखे, है ना। फाउंडेशन किसी को दिखता भी नहीं है, नींव किसी को नहीं दिखती, ऊपर वाली बिल्डिंग सबको दिखती है, लेकिन बिल्डिंग खड़ी तो नींव पे ही है ना। तो जिसके पास नींव नहीं है उसके पास बिल्डिंग नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी नींव मजबूत करो, और जब आप नींव मजबूत करोगे तो कोई आपको देख नहीं पा रहा होगा, इवन आप भी खुद भी अपने आप को नहीं देख पा रहे होंगे कि आपकी नींव मजबूत हो रही है। लेकिन जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आप ऊंची से ऊंची ऊंचाई जो है उसको प्राप्त भी कर पाएंगे और बना के भी रख पाएंगे। वरना ऊंचाई पा भी ली तो क्या है, बना ही नहीं जा सकते। जैसे रोहन गवास्कर आए थे, सुनील गवास्कर का बेटा रोहन गवास्कर आया था, टीम में तो पहुंचा दिया, टिका क्या? नहीं टिका। क्यों? क्योंकि नींव मजबूत नहीं थी। ऊंचाई तो मिल गई, इंडियन टीम में जगह भी मिल गई, लेकिन टिक नहीं पाए। कारण भाई, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको टीम में जगह तो मिल गई
लेकिन टिक नहीं पाए। कारण कि ऊंचाई तो दे दी, नींव थी नहीं उनके पास, तो वो टिके नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा ही हमारे इसके साथ होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम बेस चेंज कर दें, अब इसी को अगर एक बार बेस चेंज करके लें तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा। बेस चेंज करके ले तो बेस चेंज कर दे, जैसे मैंने बेस ले लिया 1/2, ये ले लिया। अगर बेस 1/2 ले लिया तो ये ग्राफ बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट, ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि जो ग्राफ इधर बना था वो उधर आ जाएगा और जो उधर बना था वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ फ्लिप कर जाएगा। 1/2 वाला 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, ये देखो, ये आपका 1/3 है ना, ये 1/3 है। तो उसका अपोजिट ग्राफ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा चरघातांकी। अब चलते हैं लोग वाले के ऊपर, लोग वाले ग्राफों के ऊपर। लोग ग्राफ, लघु गुणक, लोग में लोग एक्स, ये ग्राफ होता है लोग एक्स का। बहुत स्लो ग्राफ होता है, बहुत धीमा ग्राफ होता है, लेकिन धीमे के भी अपनी फायदे हैं। जैसे फास्ट ग्राफ होते हैं उनके फायदे हैं, तो जो धीमे ग्राफ होते हैं उनके भी अपने फायदे हैं। लोग एक्स का ग्राफ बहुत स्लो होता है, आप देख सकते हैं एकदम स्लो ग्राफ है, एकदम मरा हुआ सा चलता है, एकदम धीमे धीमे। देखो, आप यहाँ देखोगे तो 2 को भी नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है 2 को भी, वैसे पकड़ तो ये सबको लेता है, सारे मान आ जाते हैं इसमें, सारे आ जाएंगे, लेकिन लगेगा ऐसे। थोड़ा दूर जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन इतना धीरे है कि लग रहा है कि पहुंचेगा नहीं, लेकिन रड़कता रड़कता, रेंगता रेंगता सारे मान प्राप्त कर लेता है, सारे मान। इसमें जो आप रख सकते हैं वो है, देखो जो रख सकते हो वो 0 के बाद आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब प्रांत जो है वो पूरा आर है, प्रांत जो है वो पूरा आर है। इसका प्रांत जो है वो आर प्लस है, सॉरी आर प्लस है, इसमें माइनस नहीं रख सकते, ये तो आपको पता ही होगा कि लोग में माइनस नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, माइनस भी नहीं रख सकते, उसका प्रांत होता है आर। लेकिन इसका परिसर जो है वो पूरा आर होता है। आंसर सारे आते हैं, आंसर इसमें सारे आते हैं, सारे के सारे जो आपको चाहिए सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको -2 चाहिए, -3, -4, ऊपर वाले भी सारे आ जाएंगे। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे लग रहा होगा नहीं यार ये तो प्राप्त कर ही नहीं रहा, तो उसको जैसे ही आप छोटा करेंगे आपको सारे के सारे मान दिख जाएंगे। देखो ये जो भी मान उठाना है वो बोलो कौन सा मान, थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो ये लाइन, जैसे जैसे हर लाइन को ये काट, स्लो बहुत है, धीमा बहुत है, इसलिए बहुत दूर तक जाके देखना पड़ेगा कि किसको कब प्राप्त करेगा। बहुत धीमा है तब मरा हुआ है कभी, लेकिन प्राप्त सब कर लेता है, सारे प्राप्त कर लेता है। आप इसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो बता दो, जो भी इससे प्राप्त कराना चाहते हो वो बता दो। स्लो बहुत है, बहुत धीमा है, इसलिए बहुत दूर तक जाके देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए। मान लो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कि आपको चाहिए कि इससे 10 आएगा या नहीं आएगा, तो जवाब है 10 आएगा, लेकिन आएगा कब, बहुत दूर बाद, बहुत यात्रा तय करनी पड़ेगी तब 10 देगा ये।
जैसे मान लो आपको log से 10 प्राप्त करना है, तो आपको 10 की पावर 5 रखना होगा। 10 की पावर 5 रखने पर 5 आएगा। अगर बेस 10 है, एक बार 10 का बेस ले रहा हूं, तो अगर आपको 10 की पावर 5 रखोगे तब जाके 5 मिलेगा आपको। 10 की पावर 5 होता कितना है? 1,000, मतलब जब आप 1,00,000 रखोगे तब जाके आपको सिर्फ 5 मिलेगा। तो अगर ये देखो, ये तो मैं 100 पे पहुंचा हूं, 100 पे, 110 पे, ऐसे करते 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 मैं इस ग्राफ को अगर 1,00,000 पे ले जाऊं तो 5 आ जाएगा, और 10,00,000 पे 6 आ जाएगा। अब समझो इसका धीमापन, समझो 10,00,000 पे 6 देगा, 10,00,000 पे ये हमें 6 देगा। तो स्लोनेस देख रहे हो कितनी स्लो है इसके अंदर। 10,00,000 पर ये हमें 6 देगा, 10 की पावर 7 पे यानी 1 करोड़ पर ये हमें ये 7 देगा। इतना स्लो नेचर है, मतलब करोड़ों पे 7 आंसर आ रहा है, करोड़ों पे 7 आंसर आ रहा है। फिर 10 करोड़ पे 8 आएगा, 1 अरब पे 9 आएगा। इतने बड़े बड़े नंबर दे रहे हो तब जाके ये एक कदम चलता है, मुश्किल से ये एक कदम चलता है। कुछ ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है ये। लेकिन ये भी है ना, चीजें सब काम की है। ये हमारे यूनिवर्स के लिए बेस्ट है, हमारे यूनिवर्स को नापने के लिए बेस्ट है। यूनिवर्स की जो लंबाई होती है, जो भूकंप की लंबाई होती है, वो आप लोग से ही नापते हैं, लॉग स्केल से ही नापते हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है और हमें स्लो ही चाहिए। वरना यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बड़े बड़े नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि यहाँ से दूसरा ग्रह कितने दूर है, तो आप बोलेंगे 2,72,580 किलोमीटर दूर, है ना, जबकि पहला ग्रह ही है, वो फर्स्ट ग्रह ही है जो हमसे इतनी दूरी पर है। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे पहला ग्रह कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे पहला ग्रह 3,32,834 किलोमीटर दूर पर है, पहला ग्रह। ये पहला पड़ोसी है आपका। उसके बाद सोचो दूसरा या तीसरा, और पूछा जाए कि आपकी नानी कहाँ रहती है, आपकी नानी कहाँ रहती है, तो उसका आंसर इतना बड़ा होगा कि आपके जो नेचुरल, जो नॉर्मल नंबर है वो इतने बड़े बड़े लगेंगे, भाई पीछे छुटाओ इनसे, ये बहुत बड़े हैं। तो फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और लोग का सबसे बढ़िया काम है कि अगर 1 करोड़ भी हुआ तो चुपके से बोलेगा 7। 1 करोड़ को भी कैसे बोलेगा? 7। समझा? तो लोग क्यों फायदेमंद होता है? लोग तब बहुत फायदेमंद होता है जब नंबर इतने बड़े हों और आप उनको छोटा करना चाहें तो लोग से कर लो, लोग आपको छोटा कर देगा। समझ रहे हैं कि लोग, तो मैंने हर चीज काम की है, हर चीज काम की है, समझ रहे हो ना? ब्रह्मांड में ये बहुत काम का है, ब्रह्मांड के हिसाब से ये बहुत बड़ी है, क्योंकि कहा ना इतनी बड़ी दूरी को भी इतना छोटा करके बोलेगा। इतनी बड़ी दूरी को भी लोग में, जब लोग की स्केल में नापोगे तो लोग की स्केल में पता है 10 करोड़ जो दूरी है या 1 करोड़ दूरी है या 10 लाख दो दूरी है, उसको आप सिर्फ 6 बोलते हैं, सिर्फ 6 बोला जाएगा लोग की भाषा में। तो ये इतना स्लो होने की वजह से इसका फायदा मिल गया हमें ब्रह्मांड को नापने के लिए। तो जब भी आप, जब पृथ्वी पर होते हो और जब अपनी जमीन नापते हो तो मीटर में नापते हैं, मीटर स्केल जो हमारी नॉर्मल स्केल होती है उस पर नापते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मांड में नापते हैं तो ब्रह्मांड में हम चीजों को लोगरिथम स्केल पे नापते हैं। ये लोग की खास बात है। देखा, कमाल है, चीजें तो सारी कमाल है, हर चीज कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम आ ही जाती है। अब इसमें एक चीज और देखना, ये है जब बेस जो है 1 से बड़ा है, इस केस में बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से छोटा हो, अगर आधार 1 से छोटा हो तो क्या होगा? अगर आधार 1 से छोटा हो, अगर हम आधार 1 से छोटा करें तो क्या होगा? आ जाओ, आधार 1 से छोटा करते हैं, मतलब 0.5 ले लेते हैं, 0.5। ये आधार मैंने ले लिया, आधार 1 से कम कर दिया, तो ग्राफ की शेप ही बदल गई। देखो, ग्राफ की शेप ही बदल गई। तो जब आधार 1 से कम होता है तो ये ग्राफ यूं फ्लिप हो जाता है। आधार अगर 1 से कम हुआ, आधार अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो आपके ग्राफ यही चलते रहेंगे। जब तक 1 से ज्यादा है तो ये वाले ब्लैक वाले ग्राफ आएंगे, थोड़े ऊपर, थोड़े और ऊपर, थोड़े और ऊपर, वैसे आएंगे। अगर आधार 1 से ज्यादा है,
ये है एक से ज्यादा आधार। इस केस में आधार एक से बड़ा है और इस केस में आधार एक से छोटा है। ये दोनों ही ग्राफ है, दोनों में ही फर्क सिर्फ ये है कि दोनों ही लोग के ग्राफ है। एक तब है जब आधार कम है एक से, एक तब है जब आधार एक से बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफों की तरफ। ये तो हो ही गया। त्रिकोणमितीय ग्राफों पे आ जाओ। त्रिकोणमिति वालों से मिलते हैं थोड़ा सा। साइन एक्स, कोस एक्स, सुंदर सुंदर ग्राफ, उनसे मिलते हैं। साइन एक्स का तो प्यारा सा ग्राफ है, सब जानते हो। ये रहा आपका साइन एक्स, खूबसूरत, शानदार, अल्टीमेट। ये ये रहा साइन एक्स। अब कोस एक्स पे आ जाओ। एक्चुअली सिलेबस उसका है नहीं ना, दिक्कत वो है, सिलेबस है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो भैया आपने पढ़ा है, जो आप जानते हैं, वो सब पूछ लेंगे हम। ये कोस एक्स है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, है ना। फिर टेन एक्स ले लो, ये टेन एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। फिर इन तीन को देखते हैं एक बार। ठीक है, दोनों ग्राफ। अब साइन में आप देख सकते हैं हर एक्स के ऊपर आंसर है, हर एक्स के ऊपर आंसर है। कोई भी एक्स रखो, हर एक्स के ऊपर कोई ना कोई आंसर है, हर एक्स के ऊपर कोई ना कोई आंसर है। लेकिन जा कहां तक रहा है वो देखो, परिसर देखो, आंसर कहां तक जा रहा है। तो आंसर जो जा रहा है साइन का और कोस का आंसर तो देखो एक से ऊपर नहीं जा रहा। तो साइन और कॉस दोनों ही ग्राफ के लिए, साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों ही ग्राफ का जो प्रांत है वो आर होता है। कुछ भी रखो, सब अलाउड है, किसी के लिए मना नहीं करते। लेकिन आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आता है, -1 से +1 आता है। ऑल आर वैलिड, ऑल एक्स आर वैलिड। कोई भी एक्स रखो, साइन को किसी भी एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, साइन को किसी भी एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, सारे एक्स। लेकिन बस जो आर का जो परिसर आएगा वो हमेशा -1 और +1, बेचारे इतने ही, ज्यादा से ज्यादा इतना उछलते हैं, इतना नीचे आ जाते हैं, इतना उछलते हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं। तो इनकी रेंज जो है वो कमजोर है, रेंज कमजोर है, डोमेन बड़ा सारा है। अब टेन को देखें, यही चीज टेन को देखें, खाली टेन को देखें, बाकी एक बार सबको शांत कर दें, सिर्फ टेन को देखें। टेन का सब बढ़िया है, टेन अनंत तक जाता है, क्षमता बहुत है इसके अंदर, अनंत तक जाता है। ये देखो वो जा रहा, वो जा रहा, अनंत तक जा रहा है, और नीचे भी अनंत तक जा रहा है। लेकिन इसको कुछ मानों पे दिक्कत है, -90 पे इसको परेशानी है, -90 पे डिप, +90 पे। तो ये जो 90 है ना, 90 इसकी राशि में खराब है, इसको 90 से दिक्कत है। 90, 270, ये जो विषम गुणज है ना 90 के जो विषम गुणज है, 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, 7 × 90, ये जो विषम गुणज है ना 90 के, इससे इसको एलर्जी है। इन सब पे या तो ये ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। 90 के विषम गुणज जो है इनको माइनस कर दो, बाकी सब अलाउड है, बाकी सब पे कोई परेशानी नहीं है। ग्राफ जो टूट रहा है वो देखो, तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे टूट रहा है। 90 माइनस से लड़ाई है इसकी, 90 विषम गुणज से, 90 के विषम गुणज के साथ लड़ाई है इसकी। ये देखो, ये है वो 90 वाली लाइन, ये देखो, ये रहा, इस 90 वाली में प्रॉब्लम आ गई। अरे ये देखो, ये 90 वाली। फिर ये है 3 × 90, ये 90, ये 3 × 90, ये 5 × 90,
यहाँ दिक्कत है, देखो 3 गुणा 90 है, 5 गुणा 90 है, और ये हुआ -90, -1 गुणा 90, -3 गुणा 90। जो माइनस के गुणज है ना, उन पे दिक्कत है। अच्छा, ये मैंने यहाँ गलत बना दिया, ये यहाँ पे, ये देख, ये -90, -3 गुणा 90, -5 गुणा 90, ये पॉइंट इनको परेशान करते हैं बस। ये पॉइंट निकाल दो इसमें, बाकी सब पे सुरक्षित है। तो इसका प्रांत जो होगा वो ये होगा, इसका प्रांत होगा पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबरों में से आपको 90 के जो विषम गुणज है 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2, इनको निकालना होगा। 90 के जो विषम गुणज है उनको निकालना होगा, उनको छोड़ दो, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। बस 90 के विषम गुणज निकाल दो, 90 का जो विषम का पहाड़ है ना, 90 विषम वाला, बस वो छोड़ दो, बाकी ये सुरक्षित है। और परिसर इसका पूरा है, सब कुछ आता है इसमें, कुछ भी नहीं रुकता। परिसर पूरा रियल नंबर है, सब कुछ प्राप्त करता है। परिसर पूरा है, प्रांत में खाली 90 के जो विषम गुणज है, सम गुणज तो चलेंगे, सम गुणज तो हो जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, बस विषम गुणज है उनसे परेशानी। तो ये आपका tan x का ग्राफ हो गया। साइन को तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कॉस को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, tan को कुछ हिस्सों में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका परिसर बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। उनका परिसर -1 से +1 ही था, उनमें ये दिक्कत थी। तो हर किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी तो है, तो है। अब इनके साथ साइन के साथ कॉसेक का ग्राफ देखो, जिससे दोनों ग्राफ एक साथ समझ में आए। ये लो, ये आपका साइन ऑन और उसके साथ कॉस, देखा। ये जो रेड वाला है ये आपका कॉसेक का है, और जो ग्रीन वाला है वो साइन का है। तो जहां साइन देखो ऊपर गया, कोसेक वाला नीचे आ गया, मिलने के लिए दोनों। ये ऊपर उठा बेचारा, साइन था इतना ही ऊपर उठ सकता था, तो साइन इतना ऊपर उठा, कोसेक इतना नीचे आ गया, मिला। ये अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फिर नीचे गया, नीचे से मिलने आ गया, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर से मिलने आ गया, है ना। तो ये कोसेक का ग्राफ है, देखो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। देख रहे कितना शानदार कॉम्बिनेशन है दोनों का, मित्रता कितनी अच्छी है। तो वो कोसेक का ग्राफ है। याद रखने में बहुत आसान है कि साइन जहां उठा, कोसेक वहां से ही मिलने आ गया, नीचे गया तो नीचे मिलने आ गया, ऊपर गया तो ऊपर मिलने आ गया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है कोसेक के साथ, साइन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक को बेचारे को कुछ समस्याएं हैं, कुछ शारीरिक समस्याएं हैं कोसेक को। क्या है वो देखो, जो जो समस्याएं हैं वो है, इसे यहाँ पे इस वाले हिस्से में देखो, कहाँ हो गया, ये पाई पे हो गया, पाई पे दिक्कत आ जाएगी। देखो पाई पे अनंत चला गया, पाई पे अनंत चला गया, पाई पे अनंत चला गया, फिर 2 पाई पर फिर अनंत चला गया, 2 पाई पे फिर अनंत। इसको पाई से दिक्कत है, ये देखो, ये 0 पाई, 0 पाई मतलब 0, ये माइनस पाई, ये -2 पाई। तो इसको पाई से दिक्कत है, क्योंकि पाई पे ही अनंत चला जाता है, पाई पे ही अनंत चला जाता है। तो इसका देखो, साइन को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साइन का तो प्रांत r है, और परिसर जो है वो -1 से +1 है। जो कोसेक है, कोसेक x, इसके प्रांत को परेशानी है कि r में से आप ये पाई के गुणज निकाल दो, आप इसमें से जो पाई के गुणज है ना वो निकाल दो, क्योंकि पाई के गुणज पे ही अनंत हो जाता है, पाई के गुणजों पे ये अनंत हो जाता है, तो उनको निकाल दो। परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर होगा कि देख सकते हो कि ये जो बंदा है ये -1 से +1 से, +1 से ऊपर ऊपर रहता है, या -1 से नीचे रहता है, +1 से ऊपर ऊपर रहता है, या -1 से नीचे नीचे रहता है, -1 से नीचे या +1 से ऊपर,
प्लस 1 से ऊपर या माइनस 1 से नीचे। तो परिसर हुआ माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 तक यूनियन प्लस 1 से लेकर अनंत तक। ये इसका हुआ माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 तक यूनियन प्लस 1 से लेकर अनंत तक। ये इसका परिसर है। ये माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में कोई भी मान ग्रहण नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पे साइन ने कब्जा कर रखा है और दोनों ने क्षेत्र बांटे हुए। जिस क्षेत्र में साइन है उस क्षेत्र में कोसेक नहीं आता, कोसेक का इंटरफेयर नहीं है। कोसेक का इंटरफेयर उस क्षेत्र में नहीं है जिस क्षेत्र में साइन आता है। जहां तक साइन ने कवर कर लिया उतना साइन ने कवर कर लिया, बाकी सब कोसेक ने कवर कर रखा है। ठीक है, ये आपका कोट का ग्राफ हो जाता है, मतलब कोसेक का हो गया, साइन और कोसेक का। ऐसे ही सेम ग्राफ आपको मिल जाएगा, सेम ग्राफ। अगर हम साइन के बजाय कोस पे जाएं और सेक पे जाएं, सेम ग्राफ मिलेगा आपको, बस थोड़ा सा चलने का तरीका अलग होगा, है ना। इसके चलने का तरीका ये देखो, ये है आपका सेक और हाँ आर माइनस कर सकते हो, कोई बात नहीं, आर माइनस माइनस 1 से प्लस 1 कर सकते हो। ये देखो इस भाई साहब का, देखो इस भाई साहब के भी वही है, कॉस जहां पे भी उठेगा सेक उससे मिलने आ जाएगा, जैसे ही कॉस उठेगा सेक उससे मिलने आ जाएगा। दिख रहा है, सेम वही चल रहा है। जो साइन के, साइन और कोसेक के साथ जो मित्रता थी ना, साइन और कोसेक की जो मित्रता थी वो कॉस और सेक के साथ है, सेम वही। इसकी भी परेशानी है बेचारे की, इसको भी सेम वही प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम जो उसको थी वही इसको भी है। इसको, उसको तो पाई से प्रॉब्लम थी, इसको पाई से प्रॉब्लम नहीं है, इसको पाई/2 से प्रॉब्लम है, 90 डिग्री से प्रॉब्लम है। इसकी लड़ाई 90 डिग्री से है। देखो ये रहा, ये है 90 डिग्री पे, अनंत हो गया। फिर ये रहा 3π/2 पे। 90 के जो विषम गुणज है इसे वहां दिक्कत है, 90 के विषम गुणजों पे दिक्कत है, तो आर में से आपको छोड़ना होगा 90 के विषम गुणज, 2n पाई 2n+1 π/2। 90 के विषम गुणज जो है वो छोड़ने होंगे, वो सब छोड़ने होंगे, और परिसर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, पूरा रियल नंबर है, सिर्फ -1 से +1 निकाल दो, या ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, या वैसे जैसे भी लिखवाया था वो लिख लो। माइनस अनंत से लेकर -1 तक यूनियन 1 से लेकर अनंत तक, ये हो गया। ये है आपका दूसरा ग्राफ, कॉस और सेक। अब tan और कोट और ले लो। ये है tan और कोट, गुत्थम गुत्था, ये भाई भाई है, ये भाई भाई है, ये गुत्थम गुत्था भाइयों में होती है, ये भाई भाई है, या बहन बहन है ना। मेरे दो बेटे ऐसे ही लड़ते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला है वो tan है, और जो ग्रीन वाला है वो कोट है ना। इसकी प्रॉब्लम, tan की प्रॉब्लम तो बता चुका, tan को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी। 90 के विषम गुणजों पे दिक्कत है, 90 के विषम गुणजों पे tan को दिक्कत है। कोट को दिक्कत है पाई पे, इसकी कहानी पाई पे, इसको पाई के गुणजों पे दिक्कत है। इसको कोट को जो है, कोट की बात कर रहा हूँ, कोट को जो है वो परेशानी आएगी पाई के विषम गुणजों पे, पाई पे आएगी, सॉरी, पाई के हर गुणज पे दिक्कत आएगी इसको, पाई, 2 पाई, 0 पाई, 0 पाई मतलब 0,
माइनस पाई, -2 पाई, इसको पाई पे दिक्कत है, इसकी परेशानियां पाई पर है, पाई के पहाड़े पे। तो इसके प्रांत बनाना चाहते हो तो आर में से माइनस कर दो पाई के गुणज, पाई के गुणज मत लेना, ये इसका प्रांत हो जाएगा। और परिसर में सब आएगा, परिसर पूरा है। tan की तरह ये भी सब कुछ प्राप्त करता है, tan की तरह इसमें भी सब कुछ आता है, tan की तरह इसमें सब कुछ आता है। जैसे tan में परिसर r होता है, कोट में भी कोट में भी पूरा r होता है। tan को प्रॉब्लम है 90 के विषम गुंजों से, और कोट को प्रॉब्लम है पाई के गुंजों से। तो देखो दिक्कत दो ही है, या तो 90 के विषम गुंजों पे प्रॉब्लम है या पाई के गुंजों पे दिक्कत है। तो वो दो चीजें याद कर लो, किसको कहाँ प्रॉब्लम है वो माइनस कर दो, वो कवर हो जाएगा। तो ये आपका tan का और कोट का ग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक ग्राफ, दो ग्राफ और बच जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। ये रहा आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसा होता है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक। हाँ, इनकी शीट भेज दूंगा मैं आप लोगों को। ये साइन हाइपरबोलिक होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये जो ग्राफ होता है, एफ एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक है। एक्चुअली हाइपरबोलिक ग्राफ जो होते हैं वो ई से बने हुए होते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स, इन दोनों के अंतर में 2 का भाग देने पर प्राप्त होता है। ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, दोनों ग्राफ अगर आप ले लो और दोनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो वही साइन हाइपरबोलिक एक्स है। इसका प्रांत जो होगा वो पूरा आर होगा, आप इसमें कुछ भी रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका परिसर जो होगा वो भी पूरा आर होगा, पूरा आर, सब कुछ आएगा इसमें, इसमें सब कुछ आएगा। प्रांत है वो पूरा आर होगा, परिसर पूरा आर होगा। इसी के साथ अगर हम कॉस हाइपरबोलिक को लें, कॉस हाइपरबोलिक को, ये इसके साथ में है कॉस हाइपरबोलिक। ये देखो माला के शेप में होता है, कॉस हाइपरबोलिक जो होता है वो माला की शेप में होता है ऐसे। इसमें प्रांत पूरा आर होता है, इसका भी प्रांत पूरा का पूरा आर होता है। इसका भी प्रांत पूरा आर होता है। ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और इसका जो परिसर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक तो एक से नीचे नहीं जा रहा, देखो एक जो है वो अंतिम छोर है, एक से नीचे नहीं जा रहा, एक से ऊपर ऊपर चलता है। तो इसका जो परिसर होता है वो एक से लेकर अनंत तक आता है। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है, जैसे उसके बारे में बात की थी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बटा 2, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बटा 2। और ये जो ग्राफ था ये है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स, जो कि होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटा 2, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटा 2। और इसके बाद में इसका जो प्रांत होता है वो पूरा आर होता है, इसका परिसर भी पूरा आर होता है।
तो आप e की पावर x को और e की पावर माइनस x के दो ग्राफों को मिला दें तो आपको यही ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। जब ये आपको नजर आ ना कॉस हाइपरबोलिक वाला, वो दिख जाएगा। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, दो ग्राफों को मिला के ये ग्राफ बनता है। दो ग्राफों को, एक बार मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। हम एक काम करते हैं, e की पावर x का एक ग्राफ लेते हैं, e की पावर x का एक ग्राफ लेते हैं। ये रहा आपका e की पावर x का ग्राफ, दिख रहा है? ये e की पावर x का ग्राफ है। फिर हम लेते हैं e की पावर माइनस x का ग्राफ। ये रहा e की पावर माइनस x, दिख रहा है? दोनों दिख गए, e की पावर x भी दिख गया, e की पावर माइनस x भी दिख गया। क्लियर है? अगर दोनों ग्राफों को हम जोड़ दें तो आपको ये ग्राफ नजर आ जाएगा। दोनों को जोड़कर अगर 2 का भाग दे दें, अभी ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट 0 1 है ना, दोनों को जोड़ें और फिर 2 का भाग दे दें तो यही ग्राफ, यही पॉइंट रह जाएगा और ग्राफ आपका दूसरा बन जाएगा, जो आपका कहलाएगा कॉस हाइपरबोलिक। कॉस हाइपरबोलिक, ये कॉस हाइपरबोलिक है, ये कॉस हाइपरबोलिक है। ये दोनों ग्राफों को मिला के e की पावर के ग्राफ है, ये आपके e की पावर के ग्राफ है। दोनों को आप जोड़ दो तो उससे ये ग्राफ तैयार हो जाता है और ये कॉस हाइपरबोलिक है। ठीक है, चलो एक बार इतना सारा ज्यादा तो मत पढ़ो, एक बार धीरे धीरे इन टॉपिकों पे आएंगे तब इनके ऊपर और चर्चाएं होंगी। अभी तो सिर्फ आज था कि आप ग्राफ समझ लें पहले थोड़े से, कि त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, सारे जो फलन होते हैं, मॉडुलस है, चाहे सेलिंग था, फ्लोट था, ये सारे फंक्शन आप लोग जान लो, पहचान लो और समझ जाओ कि कैसे कैसे डायग्राम होते हैं। जब भी भूलो तो इस वीडियो को देख लेना कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, आपको शक्लें याद आ जाएंगी इनकी और इनके प्रांत और परिसर याद आ जाएंगे, इसके प्रांत और परिसर क्या होते हैं। ठीक है ना? कोशिश करूंगा जो ग्राफ, इसकी शीट भेज दूंगा, शीट में सारे ग्राफ बने हुए होंगे, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, फिर मिलते हैं।